अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए एंड हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। The Last Lesson by Alphonse Daudet. मैं उस दिन प्रातःकाल काफी देर से विद्यालय के लिए चला था और मुझे डांटे जाने का बहुत डर था, विशेष रूप से इस कारण कि एम हैमल ने कहा था कि वे हम लोगों से पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे और मुझे उनके विषय में एक शब्द भी पता नहीं था। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने की सोची। मौसम कितना गर्म और साफ था। जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रसन्न सिपाही ड्रिल कर रहे थे। पार्टिसिपल्स के नियम की अपेक्षा ये सभी कहीं अधिक लुभावने लग रहे थे, परंतु मुझमें इनका प्रतिरोध करने की शक्ति थी और मैं तेजी से विद्यालय के लिए चल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने लोगों की भीड़ लगी थी। पिछले 2 साल से हमारे लिए सारे बुरे समाचार वहीं से मिले थे। हारी हुई लड़ाइयाँ हों, सेना में भर्ती, कमान अधिकारी के आदेश हों, और मैंने बगैर रुके सोचा अब क्या मामला हो सकता है। फिर जैसे ही मैं जितना जल्दी चल सकता था चला, वॉक्टर लोहार ने, जो कि अपने प्रशिक्षु शिष्य के साथ वहां खड़ा था, सूचना पढ़ते हुए पीछे से मुझे आवाज दी, अरे भाई, इतनी तेज मत चलो, तुम विद्यालय में समय से काफी पहले पहुंच जाओगे। मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं एम हैमल के छोटे से बगीचे में बिल्कुल हाँफता हुआ पहुंचा। आमतौर पर जब विद्यालय शुरू होता था तो बहुत हलचल होती थी, जो कि गली में सुनी जा सकती थी, और डेस्कों का खुलना और बंद होना, पाठों को एक साथ सामूहिक रूप में दोहराना और अध्यापक के रूलर की मेज पर खटखट की आवाज को हम बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने कानों के ऊपर हाथ रखे हुए सुनते थे। परंतु अब यह सब कुछ काफी शांत था। मैंने उस शोरगुल पर अपने डेस्क तक चुपचाप पहुंचने के लिए भरोसा किया था, परंतु वास्तव में उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे थे, और एम हैमल अपनी बगल में अपना डरावना लोहे का रूलर लिए इधर उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाजा खोलकर सबके सामने से जाना था। आप कितनी कल्पना कर सकते हैं कि मैं अब लज्जित और डरा हुआ था, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता से कहा, छोटू फ्रांस, जल्दी अपने स्थान पर जाओ, हम तुम्हारे बगैर ही पाठ शुरू कर रहे थे। मैं बेंच को लंघकर अपने डेस्क पर जा बैठा। उस समय तक जब मैंने अपने डर पर काबू पा लिया, तब मैंने देखा कि हमारे अध्यापक अपना सुंदर हरा कोट और झालरदार कमीज और अपनी काली रेशम की टोपी पहने हुए थे। इन सभी पर कशीदाकारी की गई थी। वे इन कपड़ों को निरीक्षण और पारितोषिक दिनों के सिवाय कभी नहीं पहनते थे। इसके अतिरिक्त सारा विद्यालय अत्यंत अनोखा और गंभीर नजर आ रहा था। परंतु मुझे सबसे आश्चर्य यह देखकर हुआ कि पीछे के बेंच जो हमेशा खाली रहते थे, वहां गांवों के लोग हमारी तरह शांत बैठे हुए थे। वृद्ध हाउजर अपना तिकोना टोप पहने, भूतपूर्व महापौर, भूतपूर्व डाकपाल और इनके अलावा कुछ वहां और लोग भी थे। प्रत्येक व्यक्ति उदास नजर आ रहा था और हाउजर किनारों पर अंगूठे के निशानों से मैली एक पुरानी पुस्तिका अपने घुटनों पर रखे हुए था और उसका चश्मा पुस्तक के पृष्ठों पर रखा था। जब मैं इन सब के विषय में सोचकर हैरान हो रहा था, तभी एम हैमल कुर्सी पर चढ़ गए और उसी गंभीर और नम अंदाज में जिसमें वे मुझे बोले थे, कहा, मेरे बच्चों, यह मेरा अंतिम पाठ होगा जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्जास और लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। नया अध्यापक कल आएगा। यह तुम्हारा फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी पूरा ध्यान दो। यह शब्द मेरे लिए बिजली की कड़क की तरह थे। ओह, कमबख्तों ने टाउन हॉल पर यही तो सूचना प्रदर्शित कर रखी थी। मेरा फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ क्यों? मुझे तो लिखना भी नहीं आता था। मैं और कुछ नहीं सीख पाऊंगा, तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। आह, मुझे अपने पाठ न सीखकर पक्षियों के अंडे खोजने के लिए या सार पर फिसल के लिए आफत, कितना अफसोस हो रहा था। कुछ समय पहले जो पुस्तकें मुझे सिरदर्द जाने पर महसूस होती थीं और जिनको उठाना भारी लगता था, मेरा व्याकरण, मेरे संतों का इतिहास,
अब वे मेरी पुरानी मित्र लग रही थीं जिनको मैं अब छोड़ नहीं सकता था। और एम हैमल भी इस विचार ने कि वे जा रहे थे, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे उनके रूलर के विषय में और वो कितने झक्की थे, ये उनके बारे सभी बातें मैं बिल्कुल भूल गया। मेरा फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ क्यों, मुझे तो लिखना भी नहीं आता था। मैं और कुछ नहीं सीख पाऊंगा, तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। आह, मुझे अपने पाठ न सीखकर पक्षियों के अंडे खोजने के लिए या सार पर फिसल के लिए आफत, कितना अफसोस हो रहा था। कुछ समय पहले जो पुस्तकें मुझे सिरदर्द जाने पर महसूस होती थीं और जिनको उठाना भारी लगता था, मेरा व्याकरण, मेरे संतों का इतिहास, अब वे मेरी पुरानी मित्र लग रही थीं जिनको मैं अब छोड़ नहीं सकता था। और एम हैमल भी इस विचार ने कि वे जा रहे थे, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे उनके रूलर के विषय में और वो कितने झक्की थे, ये उनके बारे सभी बातें मैं बिल्कुल भूल गया। बेचारा, इस अंतिम पाठ के सम्मान के लिए ही उन्होंने वे रविवार को पहनने वाले सुंदर कपड़े पहने थे। और अब मेरी समझ में आया कि क्यों गांव के वृद्ध लोग कमरे में पीछे की तरफ से बैठे हुए थे, इसलिए कि उन्हें भी खेद था कि वे विद्यालय और अधिक क्यों नहीं गए। यह उनका हमारे अध्यापक की 40 साल की सच्ची सेवा के प्रति और उस देश के प्रति जो अब उनका नहीं रहा था, सम्मान प्रकट करने का ढंग था। तभी मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था कि मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। अब पाठ पढ़कर सुनाने की मेरी बारी थी। पार्टिसिपल्स के डरावने नियम को ऊंची आवाज, स्पष्ट और एक भी गलती किए बिना सुनाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार था, परंतु मैं पहले ही कुछ शब्दों में उलझ गया। मैं अपने डेस्क को पकड़े खड़ा था, मेरा दिल धड़क रहा था और ऊपर देखने की मेरी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैंने एम हैमल को मुझे यह कहते सुना, प्रिय फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा। देखो, यह कैसी बात है कि हम प्रतिदिन अपने आप से कहते हैं, अरे वाह, मेरे पास बहुत समय पड़ा है, मैं इसे कल याद कर लूंगा। अब देखो हालात ने हमें कहाँ ला पटका है। अल्जास के लोगों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग पढ़ने के काम को कल पर टालते रहते हैं। अब उन बाहरी लोगों को तुम्हें यह कहने का अधिकार हो जाएगा, क्या कारण है कि तुम फ्रांस का होने का दिखावा करते हो और फिर भी, परंतु तुम न अपनी भाषा बोल सकते हो और न लिख सकते हो। परंतु बेचारे छोटे फ्रांस, तुम ही सबसे खराब व्यक्ति नहीं हो। हम सबों के पास अपने आप लज्जित होने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता बहुत अधिक बेचैन नहीं थे। वे तो तुम्हें किसी फार्म या कारखाने में काम पर लगाना पसंद करते थे जिससे कि वे अधिक धन कमा सकें। और मेरा भी इसमें दोष है। क्या मैंने तुम्हें अपना पाठ याद करने की बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता? व्याकरण के बाद हमें सुलेख का पाठ मिला। उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कापियां थीं जो कि सुंदर गोल ढंग से लिखी गई थी, फ्रांस एल्सेक। वे स्कूल कक्ष में चारों ओर लहराते झंडे की तरह लग रहे थे, जो छोटे छोटे झंडों के सहारे सभी डेस्कों पर लगे हों। सारे विद्यालय के कमरे में हर जगह लहरा रहे हो। तुम्हें यह देख लेना चाहिए था कि किस प्रकार हर व्यक्ति काम में जुटा हुआ था और वहाँ कितनी खामोशी थी। अगर कोई आवाज सुनाई पड़ भी रही थी तो केवल कागज पर लिखे जाने की सरसराहट की आवाज। एक बार कुछ झींगुर उड़ते हुए अंदर आ गए, परंतु किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उन छोटे बच्चों ने भी, जो मछली पकड़ने के कांटों के खाके इस तरह उतार रहे थे मानो यह भी फ्रेंच भाषा हो, भी उधर कोई ध्यान नहीं दिया। छत पर कबूतर हल्की आवाज में गुटगू कर रहे थे और मैंने अपने आप में सोचा कि क्या वे कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गाने गवाएंगे। जब मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो एम हैमल को निश्चल अपनी कुर्सी पर बैठे देखा, कभी इधर देखते कभी उधर, मानो कि उस छोटे से कमरे की प्रत्येक वस्तु को अपने मन में बिठाना चाहते हों। कल्पना कीजिए कि 40 वर्ष से वो वहाँ उसी स्थान पर जिसकी खिड़की के बाहर बाग था और सामने उसकी क्लास थी, ठीक उसी तरह रह रहे थे। केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। बाग में अखरोट के पेड़ कुछ लंबे हो गए थे और उनके द्वारा अपने हाथों से लगाई गई लता खिड़कियों से लिपटे हुए छत तक पहुंच गई थी। इन सारी चीजों को छोड़ते समय उनका दिल कैसे टूटा होगा। बेचारा,
छत पर संदूक में सामान बंद करते हुए और इधर उधर चलते फिरते उनकी बहन की आवाज आ रही थी, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन इस देश को छोड़ जाना था। तभी एकाएक गिरजाघर की घड़ी ने 12 के घंटे बजाए। इसके बाद प्रार्थना की आवाज आई। उसी समय ड्रिल करके वापस लौट रहे प्रशिया के सिपाहियों के तुरही की आवाज हमारी खिड़की के नीचे से आई। एम हैमल अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और उनका रंग फीका पड़ गया था। अपनी ही कुर्सी पर मुझे वे इतने लंबे कभी नहीं लगे थे। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं परंतु किसी कारण उनका गला रुंध आया। वे आगे बोल नहीं पाए। इसके बाद वे ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, चाक खल्ली का एक टुकड़ा लिया और पूरा जोर लगाते हुए जितना बड़ा वे लिख सकते थे उन्होंने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। इसके बाद वे रुक गए और दीवार की तरफ सिर झुकाया और बिना कुछ कहे हाथ से हमारी ओर संकेत किया, विद्यालय भंग किया जाता है, आप सब जा सकते हैं।